स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आपने आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने लेक्चर नंबर 00 लिखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है 00, यहाँ भी मैंने 00 लिखा है। तो भाई बात ऐसी है कि आज का जो लेक्चर है वो 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब मैं क्यों करा रहा हूँ 12th में 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? बिना 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझे आप 12th का नहीं समझ सकते। वेरी सिंपल बात, एकदम सिंपल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको 12th में यूज होने हैं। अब जिनको पूरा क्लियर है 11th उनके लिए ये वीडियो नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। लेकिन जिनका 11th वीक हुआ है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ है, उनके लिए ये वीडियो तो बहुत जरूरी है अगर आपको 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, रुका हुआ चार्जेस है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर नॉट मूविंग। फिर एक और टॉपिक है, कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर मूविंग। उसको तो हम जानते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जेस अगर मूव हो रहा है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट का मतलब है समथिंग विच इज इन मोशन, और अगर स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रुका हुआ है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्जेस जो मूव हो रहा है। अब आपसे मैं पूछूं जस्ट ऐसा क्वेश्चन कि भाई आपको इन दोनों में अगर आपने किया हुआ है तो आपको कौन सा इजी लगता है, करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो आप बोलेंगे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत कुछ है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी। तो बात ऐसी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, शांत हैं, और ये मूव कर रहे हैं, बड़े बेचैन है। तो ऐसा है, नेचर का रूल है भाई, कहावत है, जो चीज जितनी शांत होती है ना वो उतना ही गहरा होता है। जो चीज जितनी शांत होती है उतना गहरा होता है। तो ये ओशन और रिवर के एग्जाम्पल के हिसाब से है। तो भाई सिंस चार्जेस एकदम शांत रुके हुए, तो वो और गहराई में उनको हमको पढ़ना है, वो और ज्यादा डेप्थ हो जाता है उसमें। और मोशन चार्जेस मतलब ठीक है, चल रहा है, ठीक है, दैट वाज जस्ट ह्यूमर। लेकिन डेफिनेटली देखिए, लोगों को करंट डेफिनेटली इजी लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने बोला फिजिक्स इज नथिंग एज सच। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आपको टॉपिक का मतलब समझा दिया। चलिए हम जाते हैं इसके हिस्ट्री पे। हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ तो 600 साल बिफोर क्राइस्ट ग्रीक्स लोगों ने इसके बारे में, इन लोग ने देखा था इस चीज को। वो फर और एम्बर का उनका रब होता था ना, तो उन्होंने देखा कि वो चार्ज हो जाते थे, बॉडीज चार्ज हो जाते थे। तो उसके बारे में उन लोग को तभी पता तो चला गया था ऐसा कुछ है जो बॉडी को चार्ज करता है। फिर सालों बाद पता चला कि भाई अगर हम सिल्क क्लॉथ को, अगर हम लोग ग्लास रॉड, आपने किया होगा स्कूल में कहीं पे, ग्लास रॉड से रब करेंगे तो भी वो चार्ज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कोम होता है, कंघी, कंघी को अगर ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है, बताता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉडी चार्ज कैसे होती है? तो भाई जब हम लोग रब करते हैं ना, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़े चार्जेस मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन्स। अब उस समय उनको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, तो उनको लगा कोई चार्ज है जो मूव हो जाता है। अब चार्ज जब मूव हो जाता है एक जगह से दूसरी बॉडी में, तो दोनों बॉडी में चार्जेस आ जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुआ वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दे बिकम चार्ज पार्टिकल। अब वो चार्ज बॉडीज हो गई है, मगर चार्जेस मूव तो नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज दोनों को मिल गया है, पहले न्यूट्रल थे, लेकिन रबिंग की वजह से दोनों को चार्ज मिला हुआ है, मगर चार्ज मूव तो नहीं हो रहे हैं। तो ये स्टडी हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और काफी कुछ इसमें हमको देखने को मिला। हम काफी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूजेज है और बहुत प्रॉपर्टीज है पढ़ने लायक। इनफैक्ट करंट से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाली चीजें हैं।
तो देखेंगे हम लोग। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये कंडक्शन से होता है, इसको हम लोग कंडक्शन, कंडक्शन से दोनों बॉडी चार्ज हो गई। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका जो साइंटिस्ट लोग ने पता किया कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते। देखिए सपोज एक स्फीयर है और एक आप रॉड लाते हैं, रॉड, अब ये रॉड का सपोज चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस रॉड को जब आप इस बॉडी के स्फीयर के सामने लाते हैं ना, आपको टच नहीं करना है, तो आप देखिए आगे तो दिखेगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। पहले वैसे तो ये बॉडी न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उस समय तक पता चल गया था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेस, सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल करता है। तो ये अनलाइक चार्जेस है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चला गया तो दूसरे साइड पे सब प्लस हो जाता है, ये चार्ज हो गया, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। और जैसे आप इसको हटा देंगे, जैसे आप इसको हटा देंगे, रॉड चला गया सपोज दूर, तो ये फिर नॉर्मल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर मिलके पॉजिटिव न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल पहले से ही था ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ था वापस मिल जाता है। अब साइंटिस्ट लोग को था कि थोड़ा और कुछ करें और थोड़ा छेड़खानी करें। क्या छेड़खानी किया, उन्होंने क्या किया कि रॉड हटा दिया, लेकिन उसके पहले क्या किया, इधर है ना इसको अर्थिंग कर दिया। आई होप आपको अर्थिंग का मतलब समझता है, डाउन टू द अर्थ कनेक्शन कर दिया और रॉड हटा दिया। रॉड हटाने के बाद तो फिर क्या मजा हुआ, ये नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा बेचारा, क्योंकि अर्थिंग की क्या वजह से ये पॉजिटिविटी खत्म हो गई, क्योंकि अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको कंबाइन हो गया, तो ये तो इधर न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पॉजिटिविटी खत्म हो गई, रॉड चला गया, ये इलेक्ट्रॉन का भी कोई है नहीं जिसके साथ वो कंबाइन कर सके। तो नेट क्या हो गया, इस बॉडी को नेट नेगेटिव चार्ज मिल गया, इस बॉडी को नेट नेगेटिव चार्ज मिल गया। दिस इज चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन मेथड, इसको बोलते हैं इंडक्शन, समझ रहे, ये इंडक्शन मेथड है। और ये इंडक्शन मेथड से ही तो आपका ये कंसेप्ट बनता है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स अगर आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स। कहाँ कहाँ यूज होता है वो, आपके ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, आपका उसका एसी सर्किट्स में यूज होता है, तो कैपेसिटर्स हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये कैपेसिटर्स का कंसेप्ट यहीं से है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने एक साइड अर्थिंग कर दिया तो बॉडी चार्ज हो गई। तो ये भी एक तरीका है बॉडी को चार्ज करने का, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कुछ तरीके हैं जो साइंटिस्ट लोग कर रहे थे अपना अपना हिसाब से कि भाई चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, मूव नहीं करता है, तो उसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, वो शुरुआत हो रही थी, वो चल रही थी। और तभी आपको पता है जे थॉमसन भी थे जिन्होंने ये प्लम पुडिंग मॉडल, आपको मालूम, उन्होंने एटम का जो मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको उसके नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन या जो भी से पॉजिटिव चार्ज था, बाद में उसको नाम प्रोटॉन दिया गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पता चलना शुरू हुआ। अच्छा, अब इसके साथ कंसेप्ट आया, चार्जेस जैसे ही पता चला उसके साथ कंसेप्ट ये आया क्वांटाइजेशन of charge and continuous distribution of charge. So we are going to study quantization of charge and distribution, continuous distribution of charge. अब ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट व्यूज है, ये याद रखिएगा। देखिए कैसे ऑपोजिट है। तो साइंटिस्ट लोग जब पढ़ रहे थे तो उनको पता चला भाई बॉडी में चार्जेस होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तब इन लोग ने बोला कि भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय मिलीकम। मिलीकम ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था -1.6, मतलब -1 नेगेटिव इसलिए 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। और बाद में प्रोटॉन को पता चला कि यही चार्ज है लेकिन पॉजिटिव है, तो चार्ज का तो हमको इलेक्ट्रिक चार्ज का वो वाला वैल्यू पता चला कि चार्ज जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज कितना है। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो मिलीकन ने किया था उससे पता चला। अब ये पता चला, फिर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि अभी हाँ इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो 1 2 3 है ना, नंबर में ट्रांसफर होगा ना। तो मतलब सपोज 15 ट्रांसफर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं -15 इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी को चार्ज मिल गया, उसको Q से डिनोट किया गया। तो इन जनरल उन्होंने बोला Q कैन बी रिटन एज प्लस माइनस एनी।
अभी प्लस माइनस क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाने के लिए, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा ना, तो प्लस माइनस एनी इज दैट नंबर, ये नंबर, ये जो भी नंबर होगा 10 15 20। तो इधर आप क्या बता रहे, चार्जेस को आप गिन रहे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको हम डिस्क्रीट, इसके लिए दूसरा वर्ड भी है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है कि आप उसको अलग अलग गिन रहे हैं। ये जो आप अलग अलग गिनते हैं, आप जो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के नंबर का मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, उसके फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन। अब ये वर्ड क्वांटाइजेशन क्वांटा से भी रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम फिजिक्स है वहीं से वर्ड आया है क्वांटा। तो क्वांटा, मैक्स प्लैंक ने भी इसी वर्ड को यूज किया। तो क्वांटा का मतलब होता है अलग अलग, 1 2 3 4 5। तो जो चार्जेस जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बोला गया था कि भाई इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। मगर उसी समय एक काउंटर एक्सप्लेनेशन भी हुआ। क्या काउंटर एक्सप्लेनेशन हुआ? उनका ये कहना था भाई अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, छोटा सा भी छोटा, कितने चार्जेस होते हैं? भाई बहुत चार्जेस होते हैं, बहुत। अभी आप एवोगैड्रो नंबर भी देखेंगे तो 10⁻23 होता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आइटम्स होते हैं एक छोटे से में। तो आप सोचिए वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होगा, क्या आप उसको देख सकेंगे? 1 2 3 नहीं देख सकेंगे। वहां कैसा रहेगा? चार्ज के बाद चार्ज, चार्ज के बाद चार्ज, ये जो चार्जेस रहेंगे उनके बीच में कुछ गैप ही नहीं रहेगा। आप कैसे उसको अलग अलग देख सकते हैं? प्रैक्टिकली जब देखने को जाएंगे, प्रैक्टिकली आप थियोरेटिकली बोल सकते हैं ठीक है ये, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज सही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सब इतने चिपके हुए होंगे एक दूसरे से कि हम उसको अलग अलग नहीं बोल सकते। तो उनसे पूछा कि अच्छा आप अलग अलग उसको नहीं बोलते हैं, मतलब उनका कहना था कि वो कंटिन्यूअस है, आप उसको 1 2 3 4 ऐसा नंबर नहीं दे सकते। तो उनसे पूछा कि अच्छा नंबर नहीं देंगे तो फिर आप कैसे उसको, क्या बॉडी का चार्ज कैसे, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर कैसे डिफाइन करेंगे? तो उन्होंने तरीका बताया, उन्होंने बोला हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब उन्होंने बोला कि सपोज कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, इसमें जो भी चार्जेस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय लैम्बडा, और जो भी सपोज चार्ज Q है टोटल, तो लिखेंगे Q/L, टोटल चार्ज हम लोग बोले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल चार्ज Q/L। इसको उन्होंने नाम दिया लैम्बडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा लेंथ वाइज होगा। अब ये सब वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, 12th में सब वर्ड यूज होते हैं, ये सब लैम्बडा। अभी नेक्स्ट वाला आ रहा हूं, नेक्स्ट वाला इन्होंने लेंथ वाइज दिया, दूसरा उन्होंने एरिया वाइज दिया। एरिया ऐसा एरिया ले लो, ये जैसा भी एरिया लेने का, ऐसा चार्जेस। तो इसमें उन्होंने यूज किया सिग्मा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया यूज किया। अब इसका नाम उन्होंने क्या दिया? इसका नाम दे दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब वर्ड आने वाले हैं 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेंथ वाइज हो गया, एरिया वाइज हो गया, तीसरा क्या बचा? वॉल्यूम वाइज। अब अगर वॉल्यूम वाइज अगर हम समझते हैं, सपोज ये है, इसमें सब चार्जेस है, जो भी चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, अब इसका आप क्या, उसने सिग्मा रो दिया नाम, Q अपॉन वॉल्यूम भी, इसको नाम क्या दिया गया? दिस इज लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से उन लोग ने चार्जेस का जिस डिस्ट्रीब्यूशन बोला ना, वो बोला कंटिन्यूअस लेने का, जब हम बात कर रहे हो, न कि क्वांटाइजेशन के हिसाब से। उनका कहना था, उन्होंने बोला ना सिंपल, उन्होंने बोला भाई गैप ही नहीं है तो आप कैसे 1 2 3 बोल सकते हैं? वो पूरा चिपके हुए हैं एक दूसरे से ना, उसको आप अलग अलग नहीं बोल सकते, उसको एक ही बोलने का कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस। तो अगर आपको कोई भी बॉडी में चार्जेस को एक्सप्लेन करना है कि उसका चार्जेस कितना है, तो आपको उसको या तो लीनियर एक्सप्लेन करने का, अगर बॉडी लेंथ वाइज और वायर जैसा कुछ हो, अगर बॉडी सरफेस वाला हो तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, और अगर बॉडी में 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसा कुछ 3D फिगर है, तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से उनका ये कहना था, विच वाज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मगर पहले जब बात हुआ था तो क्वांटाइजेशन। तो अभी आजकल कैसा है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी जरूरत पड़ती तो ये कंसेप्ट भी यूज होता है टू स्पेसिफाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब जब आप कितने इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो इट हैज टू बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन जब प्रूफ करना रहता है ना, तो देन वी गो विद द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको ये दोनों काफी दोनों का डिफरेंस समझा दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा,
ये चीज आप सुनने वाले हैं 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इसके साथ मैं एक और चीज डाल ही देता हूं, और इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सबने सुना है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। बस उसी तरीके का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। इसका एप्लीकेशन पता है किधर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ्स करंट लॉ। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा हो तो किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एप्लीकेशन भी है, ठीक है ना। तो ये सब चल रहा था बेसिकली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक किसी को मालूम नहीं था ये क्या टॉपिक है, सिर्फ लोग स्टडी कर रहे थे, लोग उसके बारे में डिस्कशन अपना थ्योरी दे रहे थे, इतना सब डेवलपमेंट हुआ। अब इस पे देखो ये सब जो एक्सप्लेनेशन था बड़ा थियोरेटिक, मतलब एक्सप्लेनेशन था। उसको देखिए साइंस में कैसा है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में थोड़ा अलग ही रहता है, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा था, कोई भी चीज अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको उसको पेपर में मैथमेटिकली भी समझाना पड़ेगा। जब तक आप उसको एक्सप्रेस मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इक्वेशन या व्हाटएवर फॉर्म में, सिर्फ एक्सप्लेन हवा में लिख देंगे हाँ ऐसा ऐसा ये है ठीक है, मगर जब तक आप उसको मैथमेटिकली प्रूव करें या एक्सप्लेन करें तब तक उसको माना नहीं जाता है सच। तो इस पे सबसे पहले जिसने साइंटिफिकली, मैं तो ये बोलूँगा साइंटिफिकली जिसने इस पे स्टडी किया और अपना थियरी प्रेजेंट किया, उसका नाम था कूलम, ऑगस्टिन कूलम, ऑगस्टिन डे कूलम, जिसके नाम से लॉ बन गया जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ। सुनाइए आपने कूलम्स लॉ, है ना। उसने वो पहला इंसान था जिसने साइंटिफिकली एक्सप्रेस किया, जितने सिर्फ चल रहे थे ना चार्जेस के बारे में बातें चल रही थी, स्टडी चल रहा था, उसने उसको एक्सप्रेस किया। उसने क्या कहा सुनिए, उसने बोला कि सपोज दो चार्जेस हैं Q1 Q2, अब ये हो सकता है दोनों सेम चार्ज हो सकता है दोनों ऑपोजिट चार्ज हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। अगर सेम चार्ज होगा तो वो लोग रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो वो लोग अट्रैक्ट करेंगे। उसने बोला जो रिपल्शन या जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका ये कहना था। ये जो आप बोल रहे हैं कि रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो इसलिए हो रहा है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स जो अप्लाई करते हैं तो फिर क्या है फोर्स बताओ, बोल पूछा गया तो उसने बताया। उसने बोला कि इन पे जो फोर्स अप्लाई होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर सपोज ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है तो इनवर्सली मतलब 1/r²। तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये उसका मानना था, ये उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया उसने, ऐसा नहीं है, और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि जो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये रूल फॉलो करेंगे हम लोग। अच्छा 1/r² को पता है क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा इनवर्स स्क्वायर, बड़ा फेमस है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, बहुत सारे फोर्सेस में ये इनवर्स स्क्वायर वर्ड आपको उनको सुनने मिलेगा, ठीक है। आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ता है, के कांस्टेंट डाला गया, Q1 Q2/r²। अब इस के बारे की कहानी सुनिए। अभी के बारे में उसने क्या कहा, कूलम ने के बारे में क्या कहा, तो सुनिए। कूलम ने कहा कि जो के है ना, के ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्जेस कहाँ पे है, कहाँ पे मतलब मीडियम में, एयर वैक्यूम में है या किसी मीडियम में है। अब उसने उसके बारे में फिर डिटेल में बोला कि अगर सपोज आपके दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में है सपोज, तो उसने बोला जो के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू इट विल बी टेकन एज 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, सुना होगा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, फ्री स्पेस भी बोलते हैं, एयर या वैक्यूम, ठीक है। ये
अच्छा इसका वैल्यू भी क्या बाद में कैलकुलेटर चाहिए तो मैं बता देता हूं अभी वैल्यू, इसका वैल्यू भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो आप लोगों को शायद मालूम होगा। ये इसने बोला अगर एयर या वैक्यूम, फिर उसने बोला कि अगर कोई और मीडियम इन एनी अदर मीडियम एयर वैक्यूम छोड़ के अगर कोई और मीडियम होगा तो क्या होगा, तो उसने बोला ये भाई k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, सिर्फ नॉट नहीं होगा एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन जो है ना उसका नाम पड़ा गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए ये बहुत कुछ ना कहता है किससे मिलता जुलता है, ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एम नॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपका एयर का या फ्री स्पेस का, उससे मैं सिर्फ बता रहा हूं ऐसा कंपेयर करने के हिसाब से, दैट्स ऑल। ओके तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन कब लिखने का, दैट इज फॉर एनी मीडियम, और ये कब लिखने का, फॉर वैक्यूम। फिर एक और टर्म आया इसके साथ एप्सिलॉन आर। अब इसने क्या किया, इसने रेशियो ले लिया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेशियो ले लिया। और इसको क्या अब ये रेशियो है ना तो इसको रिलेटिव बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। क्यों रिलेटिव, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है ना, ये कंपेयर कर रहा है, दो एप्सिलॉन को कंपेयर कर रहा है। मीडियम के एप्सिलॉन को एयर फ्री स्पेस के एप्सिलॉन से कंपेयर कर रहा है, तो रिलेटिव वर्ड हो गया इसके लिए। सो इट इज रिलेटिव परमिटिविटी व्हिच इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब आप अभी देखेंगे 12th में, ये सब सिंबल्स आने वाले हैं आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। और ये सिंबल्स बाद में आपको कंपेयर करना पड़ेगा मैग्नेटिज्म से भी, वो ठीक है मैं उधर नहीं जाता अभी, लेकिन ये सिंबल्स को जरा ध्यान से रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये सब सिंबल्स यूज होने वाले हैं। इसमें एक चीज कई लोगों को नहीं समझता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमिटिविटी। भाई परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी का मतलब ये है कि जो आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस जो स्टेशनरी है, अगर उनको कभी मूव करना पड़े तो मीडियम में कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द चार्जेस, दैट इज स्टेशनरी चार्जेस टू मूव इन अ मीडियम, कितनी आसानी से मूव कर सकते, क्या एबिलिटी मूव करने की, वो बताता है ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमिटिविटी। जैसे ना परमिशन, तो जाने के लिए भाई चार्जेस को मूव करने के लिए परमिशन, तो कितनी आसानी से मिलता है परमिशन, क्या कितना डिफिकल्ट से मिलता है परमिशन, दैट इज परमिटिविटी। अभी इसमें इन लोग ने इसी फॉर्मूला से कूलम ने फिर एक्सप्लेन किया, जिस पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ बताने के लिए, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखिए 10th स्टैंडर्ड में 1 एम्पियर करंट का अलग डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट टाइम व्हाटएवर, मगर एक्चुअल डेफिनेशन कूलम के लॉ से आता है। इसको मैं डिटेल में जा, लेकिन सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो एम्पियर का एक्चुअल डेफिनेशन है वो कूलम के लॉ से डिराइव किया। तो कूलम ने क्या कर दिया, कूलम ने एक साइंटिफिक फाउंडेशन ले किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो बेस बनाने का था ना। अभी तक सिर्फ ऐसे थियोरी बोली जा रही थी, ये हो सकता है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब साइंटिफिकली जब आप इसको पेपर में एक्सप्रेस करते इक्वेशंस मैथमेटिकल फॉर्म में, तब जाके उसका एक्चुअल फाउंडेशन किसी भी साइंस का बनता है। तो इस टॉपिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फाउंडेशन जो बनाया, मेरे ख्याल से वो कूलम हो जाता है। श्री कूलम वाज द पर्सन जिसने एक्चुअली उसको साइंटिफिकली पढ़ा, समझा और इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो जैसे ही फाउंडेशन बनता है ना, तो बिल्डिंग भी फटाफट बनना शुरू हो जाती है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कूलम्स लॉ के बाद का नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां तक मैंने आपको कूलम्स लॉ तक कराया, तो यहाँ तक काफी कुछ इसमें से है 12th में, याद रखिएगा जो तो कभी करा है ना मैंने, उसमें से बहुत कुछ आपको 12th में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका अब मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिसका बिना उसके नाम लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। मैं वो फिजिकल क्वांटिटी पे आ रहा हूँ जिसका बिना नाम लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। क्या आप जानते हो क्या नाम है उसका? उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सुना है फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, क्रिकेट का फील्ड सुना है ना, तो भाई ये भी क्या वैसे, हाँ वैसे ही कुछ है। फुटबॉल फील्ड मतलब आप इतने में फुटबॉल खेल सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्रिकेट फील्ड मतलब इतने में आप क्रिकेट खेल सकते हैं, उसके बाद नहीं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सपोज आपका एक चार्ज है, अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। देखिए टेस्ट चार्ज का मतलब समझ लीजिए क्या मतलब है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि ये पॉजिटिव माना जाता है और इसका मैग्नीट्यूड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, उसके आने से जाने से उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, लाते हैं इसके पास, देखते हैं क्या करता है। कूलम का लॉ तो अप्लाई करेगा ना ये, तो लाते हैं इधर। जैसे इधर लाते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये खुद भी पॉजिटिव है। अब ये क्या करता है, इसको रिपल करेगा। चलो भाई आप इसको हटा दो यहाँ से, भाई रिपल कर रहा है, दूर लेकर जाओ। आप इधर ले आए और रिपल, फिर भी रिपल चालू है, रिपल और मतलब रिपल कर रहा है। आप इसको और दूर ले गए, लेते 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 आपको पता चला कि एक पॉइंट के बाद अगर आप और बाहर लेके दूर लेके जाएंगे ना, उसका फोर्स एक्ट नहीं करता है। मतलब कि ऐसा इसका खुद का अपना एक इलाका है, टेरिटरी, उसका एक टेरिटरी है। उसके अंदर आप इसको लेके जाएंगे ना, उसके टेरिटरी, उसके इलाके के अंदर, इस क्यू के इलाके के अंदर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उस पे उसका कूलम फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन उसके बाहर अगर ये चार्ज है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो उसका जो इलाका है ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में, उसका जो इलाका है ना इस चार्ज का, जहाँ पे उसका फोर्स, जहाँ उसकी ताकत है, जहाँ उसका किंगडम है, जहाँ पे उसका चलता है फोर्स, उस इलाके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन में उसका फोर्स चलता है, कौन सा वाला, कूलम वाला फोर्स, जहां तक चलता है ना चारों तरफ, वो हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे चलता है, मैं माना यहाँ चलता है, अब पास में ले गया वहां भी चलेगा, दूर ले गया तो भी चलेगा, उसके रीजन में कहीं भी ले जाओगे चलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर जगह सेम चलेगा? नहीं, हर जगह सेम नहीं चलेगा। क्यों हर जगह सेम नहीं चलेगा? क्योंकि हर जगह उसका जो डिस्टेंस है वो तो अलग अलग है ना, तो कैसे सेम चलेगा? इसका मतलब है वो इलाका तो उसका है, लेकिन इलाके में उसका इक्वल फोर्स नहीं है सब जगह। पास में होगा तो ज्यादा लगेगा, दूर होगा तो कम लगेगा। अब ये चीज कौन बताएगा? ये चीज बताने वाला टर्म है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सिंबल है ई। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग टेक्स्ट में भी इसी ई को ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ऐसा बोल देते हैं, चलता है, चलाते हैं। लेकिन ये ज्यादा इंटेंसिटी, ताकत, स्ट्रेंथ, भाई इधर स्ट्रेंथ कितना, इधर स्ट्रेंथ कितना, हर जगह पे स्ट्रेंथ अलग है ना, तो इंटेंस ताकत बता रही है, इस चार्ज की ताकत कितनी है अलग अलग जगह पे। लेकिन जैसे मैंने कहा टेक्स्ट वाले ये वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, वो लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और ई लिख देते हैं, तो ठीक है लिखते हैं तो हम भी लिख देंगे, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है व्हेन यू आर कीपिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स अपॉन चार्ज, आपका टेस्ट चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉर्मूला के फॉर्म में डिफाइन है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। और फोर्स का फॉर्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो एक q तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एयर। देखो जहां भी एप्सिलॉन नॉट हो ना, समझ लेना एयर मीडियम है या वैक्यूम है, तो यहाँ पे q आएगा अपॉन r स्क्वायर। इसमें एक ही q आएगा क्योंकि एक q नॉट तो कट जाएगा ना फोर्स के हिसाब से, तो एक ही q आता है। ये आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ सकते हैं। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट अगर देखेंगे तो न्यूटन पर कूलम ना, फोर्स का न्यूटन है और चार्ज का कूलम है, न्यूटन पर कूलम। दिस शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंस। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन मैं हम लोग सब लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, तो समझ लेना हम लोग इसकी बात करें, बाकी इसकी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। लेकिन मजेदार बात यह है कि न्यूटन पर कूलम यूज ही नहीं होता ज्यादातर, ये आप देखेंगे एमसीक्यू में अगर पूछ लें तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे न्यूमेरिकल में न्यूटन पर कूलम हार्डली यूज होता है। क्या यूज होता है फिर? ज्यादातर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट यूज होता है ना, वो है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब आप बोलेंगे कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे और क्यों। तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है,
दो प्लेट ले लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस है ना, सपोज D है, D स्मॉल d। एक पॉजिटिव चार्ज ले लो प्लस Q। अभी प्लस Q नेचुरली अट्रैक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। हम क्या उल्टा काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस प्लस Q को पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। अगर आप इस प्लस Q को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब आपको इसके अगेंस्ट ले जाने का ना, ये फोर्स कूलम फोर्स को खींच रहा है, आप उसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई चीज अगर कोई चीज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलते हैं वर्क डन, देन इट बिकम्स वर्क डन। जब भी आप किसी चीज को अगेंस्ट एनी फोर्स डिस्प्लेस करते हैं, तो दैट इज ऑलवेज वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन होगा भाई, वर्क डन आपका न्यू कूलम का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, W/Q सुना होगा आपने। मतलब इसका क्या होगा W, इसका W हो गया VQ, इसका W हो गया FD। लेट मी इक्वेट इट, है कि नहीं। FD इज इक्वल टू VQ, Q को नीचे लाओ, F/Q इज इक्वल टू V/D। बट व्हाट इज F/Q? F/Q इज E, F/Q इज E। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है वोल्ट पर मीटर। ये मुझे इधर बताना था आपको। सो ये मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे ना ये इसके बिना कहीं नहीं, इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आप बात ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, लोगों ने इसको लिया, समझा, अब इस पे आगे वर्क करने लगे, लेकिन थोड़ा सा स्टम्बल ब्लॉक हो गया। ब्लॉक ये स्टम्बल हो गया कि भाई ये चार्जेस तो मूव करते नहीं है। अब ये चार्जेस अगर मूव करते नहीं है तो अब ये कैसे इसको स्टडी करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है कैसे स्टडी करेंगे। इसका प्रॉब्लम सॉल्व किसने किया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया माइकल फैराडे। आई होप यू हर्ड द वर्ड, नहीं नाम तो सुना होगा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे क्या किया उसने काम किया, उसने बोला काम करते हैं, ये जो फोर्सेस एक्ट होते हैं ना, चार्ज, एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, उसका फोर्स में जो जब चार्ज मूव होता है, जिस डायरेक्शन मूव होता है, उसको हम एक इमेजिनरी लाइन से डिनोट करेंगे। इमेजिनरी लाइन से फोर्स का डायरेक्शन जो है चार्ज पे, फोर्स का जो डायरेक्शन है चार्ज पे, हम उसको डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस। और इसका नाम उसने भी दिया, उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैंने अभी बताया था ना, आपका एक चार्ज आप टेस्ट चार्ज लाते हैं तो उसको फोर्स अप्लाई होता है, तो जिस डायरेक्शन मूव होगा ना, वो डायरेक्शन हो जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स का। तो लाइंस ड्रॉ किया जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसने बोला उसमें से हम लोग लाइंस बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो उसका लाइंस ऑफ फोर्स हम अंदर दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अच्छा, उससे पूछा गया सपोज दो सेम चार्ज है तो बोला ये तो रिपेल करेगा, उसने बोला उसका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा हो जाएगा। फिर उससे बोला कि अच्छा एक प्लस एक माइनस है तो बोला कि लाइंस ऑफ फोर्स प्लस में से भाग जाता है, नेगेटिव अंदर जाता है, ऐसा जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसा है ये चीज, लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, मजेदार बात ये है कि अगर आपका एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं हो सकता, जीरो होता है। इंसुलेटर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सॉरी इनसाइड द इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, बट इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पूछेंगे क्यों? रीजन है, कंडक्टर में आपके पास फ्री चार्जेस है ना, चार्जेस है फ्री, कंडक्टर है तो चार्जेस सब सरफेस पे रहते हैं, तो अंदर कुछ रहता ही नहीं है टू क्रिएट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या टू क्रिएट दो लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जीरो, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। इस पे क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इंसुलेटर में होता है, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री चार्जेस होता नहीं है। यहाँ पे फ्री चार्जेस सब सरफेस पे चले जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है सब सरफेस पे चले जाते हैं चार्जेस। तो अंदर कंडक्टर के देयर इज नो लाइंस ऑफ
तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को समझना है। तो ये उसने एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट लाइंस ऑफ फोर्स जो आपने पढ़ा हुआ है, तो इंट्रोड्यूस किया। इस लाइंस ऑफ फोर्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे मुझे अभी डिस्कशन करना है। उस पर डिस्कशन करके क्या होगा पता है, हम लोग एक ऐसे लॉ पे आएंगे जिसने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रीडिफाइन कर, मतलब बहुत इजी बना दिया। हम लोग को डिफिकल्ट लगता है वो लॉ, लेकिन उस इंसान ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपनी तरह से बड़ा इजी कर दिया। तो उसके लिए मुझे पहले आपको एक प्रॉपर्टी, फैराडेज का जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, उसके बारे में मुझे आपको एक प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। अच्छा देखिए, हम लोग बहुत बार भी पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम देखेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब पता है? अगर ये पैरेलल और इक्वल स्पेस है, मतलब समझने का दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ज्यादातर यही पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादातर जब भी सम्स होता है या प्रूफ्स होते हैं ना, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म है। जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जरूरी नहीं हो। तो उसके हिसाब से फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। मतलब क्या उसने बोला कि देखो अगर सपोज आपकी लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा है, मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, अभी आपके सपोज बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है इधर से, है ना, बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर कम लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होना चाहिए। ये उसका कहना था कि मतलब गिवन एरिया में अगर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं मतलब वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और गिवन एरिया में अगर लाइंस ऑफ फोर्स कम पास हो रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस बेसिस पे उन लोग ने टर्म डिफाइन किया। देखिए इसके हिसाब से उसने लिखा इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अपॉन एरिया थ्रू विच दे पास, मतलब ये लाइंस ऑफ फोर्स जिसमें से पास हो रही है। अब देखिए इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कंसेप्ट को, क्योंकि इससे आपको एक नया साइंटिस्ट का नाम आने वाला है इधर। अभी देखिए आपका यहाँ पे सपोज चार्ज क्यू है, ठीक है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी यहाँ पे आपका सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये छोटा सा मैंने सरफेस लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई है सपोज। अभी इतने से छोटे से सरफेस का एरिया सपोज ds है, ds। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग एरिया को स्केलर समझते हैं मैकेनिक्स में, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं। वेक्टर, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर मतलब एरिया को डायरेक्शन भी है ऐसा कहते हैं। और ये डायरेक्शन क्या देते हैं? सपोज आपका ये सरफेस है, तो इसका जो एरिया, ये आपका एरिया ए है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। जैसा भी हो, जैसा भी डायरेक्शन, जैसा भी शेप हो सरफेस का, एरिया का डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये आपका सरफेस है, तो इसको परपेंडिकुलर आपका एरिया हो जाएगा ds। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बीच में एंगल थीटा है। अब ds का जो कंपोनेंट लेंगे अलोंग e विल बी ds cos थीटा, मतलब ds cos थीटा इनटू e। इसको नाम दिया गया फ्लक्स। समझने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से है, देखिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ds cos थीटा। क्या है? ds cos थीटा इज द एरिया कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द एरिया। ds क्या डिनोट करता है? एरिया डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन। उसका जो कंपोनेंट है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया कंपोनेंट है। तो एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, बाद में जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये छोटा सा एरिया है, अगर आपको पूरे सरफेस का चाहिए, फाई चाहिए सपोज, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ds cos थीटा इनटू e। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको a बार डॉट b बार सुना है आपने, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज रिटन ab cos थीटा, यस और नो? अगर ये ab cos थीटा ऐसा पढ़ेंगे तो कहना राइट दिस इज e डॉट ds, यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड।
Can I write like this? E dot ds, sorry not this, E dot ds, क्योंकि AB cos theta ना, so AB cos theta that is dot product. So this dot product यहाँ नहीं दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला में नहीं होता है, उसके पहले होता है, तो यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, मगर यहाँ दिखाना चाहिए. अब ये इंटीग्रेशन क्यों दिखाया? क्योंकि टोटल फ्लक्स आपको ऐसे छोटे छोटे कितने एरिया देंगे, बहुत सारे एरिया होंगे, इस सब एरिया को इंटीग्रेट करना है, और ये सब कंटिन्यूस एरिया है. कंटिन्यूस चीज को इंटीग्रेशन ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगता है, डिस्क्रीट चीज को ऐड करने के लिए समेशन लगता है, और कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस हमारे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बोल दिया है कि हम तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाला चार्जेस का, तो उसको अगर ऐड करना है तो सिग्मा से नहीं होता है. देखो एडिशन दो तरीके से होता है, समेशन सिग्मा या इंटीग्रेशन से. जो चीज कंटिन्यूअस है वो इंटीग्रेशन से ऐड होता है, और जो चीज डिस्क्रीट है अलग अलग है वो सिग्मा से ऐड होती है. ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन से ऐड होगा. सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो बेसिकली इट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग टू द सरफेस. सो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. अब इस फ्लक्स को लेके साइंटिस्ट आए गॉस. अब आपको पता है आपका 12th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पेज है वहीं लिखा है गॉस लॉ. स्टार्ट ही होता है गॉस से, और मैं उसी के पास आया, मुझे जिस जगह पहुंच गया गॉस. और गॉस ने ही पूरा काफी कुछ इजी कर दिया था. उसने क्या बोला? बड़ा सिंपल लॉ बोला. उसने बोला भाई ये जो पूरा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पूरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज इंटीग्रेशन E डॉट ds. उसने बोला दैट इज, वो प्रूफ भी है, मैं प्रूफ नहीं जा रहा हूं, प्रूफ है आपके 11th स्टैंडर्ड में. उसने बोला दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड divided by epsilon naught. The total electric flux for the net electric field is defined as the ratio of the total charge enclosed by the surface. वो closed surface होना चाहिए, वो एक condition उसका, surface closed होना चाहिए. Closed surface होगा, so it is equal to the ratio of the total charge enclosed by the surface upon epsilon naught. This is Gauss law. 12th का मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ से शुरू होता है. गॉस लॉ के आने से बड़ा इजी हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये ई फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका हो गया. उसने अपना बहुत, आप पढ़ेंगे 12 का जो स्टार्टिंग है उसमें वो है कि अगर सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो वो उसने क्या बोला पता है? एक मेरा सरफेस निकालो, जिसको बाद में नाम दिएगा गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस निकाल दो और मेरा लॉ उधर अप्लाई करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उस जगह पे. फिर उसको कोई बोला कि अगर सपोज ऐसा कुछ पतला सा रॉड है, वायर है, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी, अगर मुझे इधर से पता करना है तो बोले काम करो आप एक सिलेंडर बना दो इधर, गॉसियन सब इमेजिनरी है, ये सब इमेजिनरी हम करने वाले 12th में, और आप इस मेरा ये लॉ इस पे अप्लाई करो, आपको यहाँ पता चल जाएगा इस रॉड की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये उसके लॉ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान हो गया, अलग अलग शेप्स के लिए, अलग अलग पोजीशंस के लिए. हम देखेंगे 12th का जब स्टार्ट करेंगे तो ये उसने रेवोल्यूशन लाया अपने इस लॉ से. इसलिए मैंने बोला ना ये जो एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस की जो फैराडे दी, देखो मजेदार है, फैराडे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दी, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से फ्लक्स डिफाइन हुआ, और उस फ्लक्स से लॉ गॉस ने अपना एक लॉ दे दिया, और उस लॉ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन कर पाए, डिराइव कर पाए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ में सिर्फ सरफेस क्लोज होना चाहिए, वो कैसा भी शेप का हो, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम. ये इसका इंपॉर्टेंस है गॉस लॉ का. तो हमारा जो 12th चालू होगा गॉस लॉ से चालू होने वाला है. अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता देता हूं, इसके बाद आपका 11th हो जाता है. टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सब कवर कर लिया है. एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि दो लाइक चार्जेस, दो अनलाइक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 पॉइंट चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l becomes what is called an electric, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. दो पॉइंट चार्जेस, like unlike charges having same magnitude, separated by a distance 2l, constitute what is called electric dipole. चार्जेस से जो लाइन पास होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन. और इसका जो मिड पॉइंट है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. ये सब काम आएगा 12th में,
इसलिए बता रहा हूं, सब 12th में यूज होने वाला, सब कुछ इक्वेटोरियल भाई। फिर एक इसमें टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, P इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस 12, ये वेक्टर हो जाता है, डायरेक्शन इट इज ये नेगेटिव है तो इट इज डायरेक्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आप वहां पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां आने वाला है मैग्नेटिज्म में, तब याद रखिएगा इसे, वहां भी कम एनालॉजी से हम लोग उसको कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दैट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन याद रखिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट तो इजी है, कूलम मीटर है तो बड़ी बात नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अच्छा इससे, हाँ इससे इधर चैप्टर टेक्स्ट में 11 में थोड़ा बहुत इसके बारे में भी है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नेचुरल। अभी हम लोग यहाँ बात करें नेचुरल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई है ना, एग्जांपल देखना मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोलर में वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल कैसा, मतलब आपका दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया है कि देखो जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा ना, पूरे बॉडी का मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स में भी इन सबका पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है, इन सबका नेगेटिव चार्ज भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल में देखा गया है कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन सबका मिला के पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइड्रोजन की तरफ है, और सब नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की तरफ है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो नेट है, नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव, उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया डाइपोल। दिस इज अ नेचुरल डाइपोल इन वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, सब में आपको ये डाइपोल देखने को मिलता है। दैट इज अ नेचुरल डाइपोल, नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन, अमोनिया। सर व्हाट इज नॉन पोलर? नॉन पोलर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में आपका एक कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन। क्या देखा गया, इन सब का जो पॉजिटिव है मिला के जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो सब उसी जगह पे, इन सब का नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन वो भी उसी जगह पे है, नेगेटिव भी उसी जगह पे, पॉजिटिव की, मतलब उसमें सेपरेशन नहीं है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें सेपरेशन, डाइपोल कब बनेगा जब सेपरेशन होगा, सेपरेशन नहीं है, एक के ऊपर एक है, जहां पे पॉजिटिव नेट पॉजिटिव उसी के ऊपर नेट नेगेटिव एक ही पोजीशन पे, सो देयर इज नो सेपरेशन। फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, सेपरेट करते हैं इसको, कैसे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के सेपरेशन करते हैं इसको, डाइपोल बनाते हैं, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन। 12th में टॉपिक है, अब ये पोलराइजेशन आपका वेव ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोलराइजेशन है, और इसी पोलराइजेशन से तो आपके कैपेसिटर्स बनते हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स, बनते कहां से, पोलराइजेशन से, आते कहां से, पोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल गिव्स राइज टू what is called as polarization, that gives rise to capacitors which are used in so many places. तो इंपॉर्टेंस है पोलराइजेशन का, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट से आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क एक्ट होता है, टाउ। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी, तो टॉर्क एक्ट वो आपको पता होना चाहिए, P sin थीटा, मैं याद दिला रहा हूँ, P क्रॉस E, है ना, ये याद रखने का इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कंसेप्ट है 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो आई होप आपको इजी लगा होगा, 11 आपने किया है वैसे भी, फिर भी आपको नहीं समझा होगा तो मैंने पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर कर दूं, जिससे जब हम 12 का एक्चुअल करें तो आपको ये सब, फिर जब 12 का मैं करूं तो फिर ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूं, मैं एक्सप्लेन कर दे इस वीडियो में, देख लेने का, समझ लेने का, तो हम लोग 12 का फिर उसके हिसाब से स्पीड पकड़ सकते हैं, और आपको समझ में आ गया तो आपको भी 12 भी फिर धीरे धीरे आप देखिएगा, बड़ा ईजी लगेगा एक बार ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो। आई होप आपको 11 का अगर नहीं समझा होगा तो आज समझ गया होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।